नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच तकरार खत्म होगी? ये सवाल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद और भी तेज हो गई है। बंगाल में एकला चलो रे के राह पर चलने वाली टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के सुर, जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस जीत कर आई, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सुर बदल गए। बदले बदले ममता बनर्जी के सुर नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की स्पष्ट जीत के बाद ममता बनर्जी का झुकाव अब कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। कांग्रेस को ममता बनर्जी ने कुछ शर्तों के साथ समर्थन देने की बात कही है। उनका कहना है कि मजबूत पार्टी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जहां भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां हम समर्थन देंगे, लेकिन जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां पर कांग्रेस उनके रास्ते में ना आए। लेकिन लगता है कि कांग्रेस किसी दोस्ती के मूड में नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अधीर रंजन का कहना है कि ममता ने पहले कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन कांग्रेस की जीत के बाद अब ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। अब इस सबके बीच बीजेपी ने ममता पर वार करते हुए कहा है कि टीएमसी का बंगाल के बाहर कोई प्रभाव नहीं है। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? क्या 2024 के लिए कांग्रेस और विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा? ये 200 सीटों का जो लुभावने वादे हैं, क्या राहुल गांधी इसे एक्सेप्ट करेंगे? हम आप सब कुछ बताएंगे, चर्चा करेंगे। छोटा सा पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। Whoever is strong in some places in every region, they should fight. आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तब उनको ये लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल होगा। कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए ये जीत किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। इस जीत ने कांग्रेस के प्रति बाकी विपक्षी दलों का नजरिया भी बदल दिया है। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी, शरद पवार और नवीन पटनायक के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का किला ध्वस्त करके कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता में ही वापसी नहीं की है, बल्कि मजबूत स्थिति में भी आ गई है। जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता की कवायद हो रही है, जिसमें कर्नाटक चुनाव से पहले तक कांग्रेस बैकफुट पर खड़ी थी। कांग्रेस इस मिशन के लिए खुद पहल करने के बजाय पर्दे के पीछे से दांव चल रही थी। विपक्षी एकता के लिए बुने जा रहे सियासी ताने बाने में अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने वाले दलों में से एक टीएमसी का रुख बदल गया है। कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी ने कुछ शर्तों के साथ समर्थन देने की बात कही है। Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized and frustrated, so at this situation, I think whoever is strong in some places in every region, they should fight. In suppose Bengal. जैसे ही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का शर्तों के साथ कांग्रेस को समर्थन देने वाला बयान सामने आया, वैसे ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बगावत से भरा जवाब भी सुनाई दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता ने पहले कभी ऐसी बात नहीं कही। अगर सोनिया गांधी न होती तो ममता को 2011 में बंगाल में सत्ता पर कब्जा करने का मौका कभी नहीं मिलता। अब जब कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया है तो अब ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। बिल्कुल लड़ेंगे, बंगाल में क्यों, हर जगह लड़ेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमें। आज ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, ममता बनर्जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। ये
वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे। आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तब उनको ये लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल होगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी तो प्रदेशवार चर्चा होगी और होनी चाहिए, और इनका भी जो बातें कही हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा, अवश्य रखना होगा। वहीं हार के डर से एकजुट हो रहे विपक्ष को लेकर बीजेपी का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से विपक्ष घबरा रहा है और हार के डर से कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहा है। ममता बनर्जी का इस बयान से स्पष्ट होता है उनका स्थिति बहुत खराब है। अभी बचने के लिए कांग्रेस का सहारा चाहिए, इसीलिए ममता बनर्जी अभी ऐसा स्टेटमेंट कर रहा है। हम लोग जो बोल रहा है जो उनका छुट्टी होने का समय हो गया, ममता बनर्जी का इस स्टेटमेंट से, कांग्रेस से सहयोग मांगने का स्टेटमेंट से ही स्पष्ट हो जाता है जो और चंद दिन की मेहमान है ममता बनर्जी तृणमूल पार्टी। बहरहाल कर्नाटका की जीत विपक्ष के लिए नया पैगाम तो लाई है, लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों से तालमेल बिठाती है या नहीं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अधीर रंजन के बयान से साफ हो गया है कि विपक्ष कितना ही एकजुटता का बखान कर ले, लेकिन हर एक दल के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए 200 सीटों का ऑफर तो राहुल गांधी को सीधे सीधे ममता बनर्जी कर ही रही हैं, लेकिन इसी बीच जो कयास हैं, जो बड़े कयास है, वो ये कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री की सीट पर कौन काबिज होगा। उस हवाले से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, बड़ी जो मीटिंग है सोनिया गांधी के साथ वो होनी अभी बाकी है, वो होगी, लेकिन हम आपको बता दें ये खबर अंदर की है, खबर अंदर से निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लगातार कयासों का जो दौर था वो जारी था और साथ ही ये कहा जा रहा था क्योंकि डीके शिव कुमार आज दिल्ली पहुंच गए हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग आज वहां पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब जो है, क्योंकि दो गुट की बात हम कल से ही कर रहे थे, जैसे प्रियंका गांधी साथ ही एक राहुल गांधी का गुट, दोनों तरफ के गुट हैं। जो एक गुट धनंजय, एक गुट जो है वो सिद्धारमैया को पसंद करता है, जो दूसरा गुट है वो डीके शिव कुमार को पसंद करता है। वैसे में जो अंदर की खबर है वो यही है कि सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, आसिफ इकबाल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार हम इस पर खबर भी दिखा रहे थे और हम बता भी रहे थे कि एक बड़ा चेहरा जो है वो सिद्धारमैया की तरफ, एक बड़ा गुट जो है सिद्धारमैया की तरफ रुख करता है और बताता है कि सिद्धारमैया चेहरा हो सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए सबसे पहली बात कि इस पूरी खबर को न्यूज इंडिया ने बहुत प्रमुखता से दिखाया, समझाया, बताया, और मैं आपको बता दूं कि अब तय हो चुका है कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के, और उसका एक जीता जागता सबूत है ये विकिपीडिया, जो उनका खुद का है और ये साफ तौर पे ये लिख रहा है कि भारतीय राजनेता हैं जो कि 2013 से 2018 तक और 2023 से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, खासतौर पे मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा तस्वीर दिखाएं। विकिपीडिया पे साफ तौर पे अपडेट कर दिया गया है और मैं आपको बताऊं जिस तरीके से उनकी मुलाकात वहां पे, जो एक दिक्कत जो आ रही थी, जो बार बार खबरें भी हम दिखा रहे थे डीके शिव कुमार की, डीके शिव कुमार साफ तौर पे तैयार हो चुके हैं। डीके शिव कुमार मानने को ये तैयार हो गए कि सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और वही उनके अधीनस्थ ही तमाम चीजें की जाएंगी कर्नाटक की। और कर्नाटक में अब किसी तरह की कोई इब्बट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आधिकारिक घोषणा होने तक की थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से न्यूज इंडिया ने लगातार खबरें दिखाई, खबरों पर बने रहे और वो ग्राउंड जीरो पर भी तमाम रिपोर्टर्स हमारे मौजूद थे, हमने खबरें इकट्ठा की और अब आपको बता रहे कि हमारे पुख्ता सोर्सेस के हवाले से यह खबर है कि सिद्धारमैया ही एक बार फिर कर्नाटक की बागडोर संभालने वाले हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर। कल का एक बयान बता दूं आपको कि डीके शिव कुमार से एक निजी चैनल के संवाददाता ने जब यह पूछा कि आपके पास तो बहुमत है, आपने तो तमाम विधायकों को जिताया, क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बहुत डांटते हुए, डपटते हुए कहा कि ये मैंने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने जिताया है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की है और मैं
इतना बड़ा लीडर नहीं हो गया हूं कि मैं पार्टी को ब्लैकमेल करूं। तो साफ तौर पे जो पार्टी का निर्णय होगा वो मेरा निर्णय है। हाँ, आज नहीं जाने के पीछे तमाम वजह थी। बिल्कुल और सिद्धारमैया, हाँ, माँ शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अब सोनिया गांधी हमारी माँ है और पार्टी को जिस तरीके से सोनिया गांधी देखती है उसमें जो भी आलाकमान फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो हामी भरते हुए भी नजर आ रहे थे कि आलाकमान अगर सिद्धारमैया को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती तो भी उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रही हैं। और देखिए, खुद आप ग्राउंड पे रही हैं और तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स थे, एंकर थे, सभी लोग रहे और आपने भी खबरें इकट्ठा की। आपको खुद भी मालूम होगा, जिस दिन आप लगातार रिजल्ट नतीजे आने के बाद आपने बॉडी लैंग्वेज का एग्जामिन किया था, उस समय साफ नजर आ रहा था कि क्यों सिद्धारमैया होंगे और क्यों डीके शिव कुमार नहीं हो पाएंगे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे और कहीं ना कहीं उन तमाम रीजनों को उनके ऊपर हावी किया गया। डीके शिव कुमार जानते थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो रहे हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी में नहीं थे। हाँ, ये जरूर जानते थे कि अगर मुख्यमंत्री वो नहीं हो रहे हैं तो कम से कम उनकी तमाम बातें मानी जाए, उनका वो ओहदा बरकरार रहे, किंग मेकर की भूमिका, किंग ना सही किंग मेकर की भूमिका में उनको बना दिया जाए। तो लगभग तय हो चुका है, सारा ढांचा तैयार है। एक विधिवत तौर पे घोषणा होनी है। कर्नाटक बहुत सालों के बाद बड़े स्टेट जीते। जी, आधिकारिक घोषणा बाकी है। और साथ ही कर्नाटक की राजनीति में, क्योंकि 2-3 दिनों की अगर हम बात करें, जब से रिजल्ट आउट हुए और उसके बाद फिर लगातार मीटिंग का दौर रहा। कल भी कहा गया कि डीके शिव कुमार मना कर रहे हैं, फिर अचानक से सुबह खबर आई कि डीके शिव कुमार पहुंच रहे हैं दिल्ली, तमाम बड़े नेता। उसके बाद फिर अभी सोनिया गांधी भी रास्ते में जैसे ही पहुंचेंगे, उसके बाद शायद आधिकारिक जो डिक्लेरेशन है जिसका हमें इंतजार है वो सोनिया गांधी के पहुंचने के बाद, क्योंकि तय तो कर लिया गया है, डिक्लेरेशन शायद सोनिया गांधी जैसे पहुंचे उसके बाद फिर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि साफ तौर पे है कि लोग चाहते हैं, खास तौर पे कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के लीडरों से जो बात हो रही है, वो चाहते हैं इसको बड़ा तरीके से दिखाना। आप ये देखिएगा कि अभी तक जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए, खास तौर पे मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल और तमाम जो हाल फिलहाल के स्टेट हैं उससे बहुत बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा, बहुत भव्यता से होगा। इसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा, क्योंकि 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। 3 बड़े स्टेट में चुनाव है, जिसमें 2 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। प्रीति, हाँ बिल्कुल, और वैसे में कर्नाटक को अगर जोड़ लिया जाए तो चौथा राज्य हो ही जाता है। और ऐसे में ये मोरल बूस्टअप के लिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं ये मैसेज था, नेगेटिव मैसेज, कि हमारी पार्टी जो है उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रही है। लेकिन अब इस जीत के बाद आप देखिए, लेकिन इसी खबर पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी आपको मिलवा देते हैं। धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, संजय सरकार नेता टीएमसी के, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस के, कपिल मदान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, तमाम लोग जुड़ गए हैं। और सबसे पहले हमारे साथ नेता कांग्रेस के हैं रत्नाकर सिंह जी। रत्नाकर सिंह जी का रुख करेंगे। रत्नाकर सिंह जी, बड़ी खबर आ रही है, हालांकि लगातार जो खबरें हैं वो पल पल कर्नाटक को लेकर के बदल रही हैं। ऐसे में 2024 भी है, कर्नाटक की भी खबर है। 200 सीटों का जो है वो कह रही है ममता बनर्जी, ऑफर दे रही है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी एक्सेप्ट करे, मेरे रास्ते से हट जाए, हमें टीएमसी को सपोर्ट करे बंगाल में, और हम 2024 के लिए खुलकर सपोर्ट करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ गई कि सिद्धारमैया अब मुख्यमंत्री होने वाले हैं कर्नाटक के। रत्नाकर जी। जी प्रीति जी, देखिए, निश्चित रूप से जो पर्यवेक्षक आए थे, 3 पर्यवेक्षकों ने जो है कर्नाटक में सारे विधायक जो हैं उनसे राय मशवरा किया, व्यक्तिगत रूप से मीटिंग की और वो रिपोर्ट एक बना करके आला कमान को जो है दिल्ली में सुपुर्द कर दिया गया। उसके बेसिस पे जो है, जैसा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, विधायक जो है अपना दल का नेता चुनता है, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है सिद्धारमैया को अगर संभावना देखी जा रही है तो सिद्धारमैया जी जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ ज्यादा ही चिंतित थे कांग्रेस से कि कौन बनेगा, यहाँ पे जिंदाबाद हो रहा है, वहां पे जिंदाबाद हो रहा है, आपस में मनमुटाव दिख रहा है। तो ये सारी चीजें दुष्प्रचार करने का भारतीय जनता पार्टी काम तो कर ही रही थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से हिमाचल में भी हमने बहुत जल्दी निर्णय लिया और इसमें भी बहुत जल्दी आज या कल में आपको निर्णय देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये जो 200 सीटों का ऑफर दे रही है ममता बनर्जी, राहुल गांधी को एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई हैं और डर के मारे अब ऑफर दे रही हैं। प्रीति जी, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि 2024 का चुनाव जो है बहुत ही रोमांचक चुनाव होगा और बिना कांग्रेस पार्टी के सारे विपक्षी जो दल हैं वो बिना कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराना सारे विपक्षी दलों का और 19 दलों का एकमात्र उद्देश्य है, सत्ता से बेदखल करना। क्योंकि आज जनता भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों से, कुशासन से अजी जा चुकी है, चाहे वह महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, हर मुद्दे पे जो है भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। प्रवक्ता बीजेपी के ममता बनर्जी एक तरफ जो 200 सीटों का ऑफर दे रही हैं और साथ ही कह रही कि तमाम विपक्षी
पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर जाकर, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टियां, वहां पर कांग्रेस जाए और कांग्रेस उनके रास्ते में ना आए। सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि हम अपने आप को श्रिंक क्यों करें। प्रीति जी, ऐसा है ना कि कर्नाटक के जीत के बाद से कांग्रेस का अधीर हो जाना स्वाभाविक है और कांग्रेस बिल्कुल अधीर हो रही है। कांग्रेस बिना शर्त, कांग्रेस का कहना है कि प्यार में शर्त नहीं होती और ममता बनर्जी भी शर्त चाह रही हैं। कह रही है कि भाई हमारे रास्ते में मत आओ। इस तरह से तो हर क्षेत्रीय दल कहेंगे मेरे रास्ते में मत आओ कांग्रेस को। और आप तृणमूल कांग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रास रूट कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस वहां ग्रास रूट कांग्रेस उनके पास है और ये कांग्रेस ग्रास रूट पे है ही नहीं। और जो हमारे पास साथी प्रवक्ता लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जिस पार्टी के प्रवक्ता बैठ के हाई कमान का नाम ले रहे हो और जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार चैनलों पे आके कहते हो कि सारा रिपोर्ट आ गया है, हाई कमान तय करेगा, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता हो कि हाई कमान तय करेगा, वो लोग भी लोकतंत्र की दुहाई दे, तो इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? और कर्नाटक के चुनाव के बाद जो कांग्रेस में एक नया तूफान खड़ा हुआ है, वो अपने मलबों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं और उस मलबों में, उस दलदल में जो दलों का दलदल बनाने का प्रयास हो रहा है, उस दलदल में कमल का खिलना लाजमी है। हमारे पास उपलब्धियों का इतना शोर है कि उन्हें जोड़ रहे हैं। विपक्ष के अवतार में ये सवाल लेकिन बहुत जेन्युइन है। विपक्ष के अवतार में तमाम लोग साथ आने को तो तैयार है, लेकिन कंडीशन इतनी बड़ी है, क्या कांग्रेस को एक्सेप्टेबल होगा या नहीं? मैं आगे बढ़ूंगी, हमारे साथ और भी मेहमान है, जल्दी से रुक करेंगे। हमारे साथ संजय सरकार हैं, कोलकाता से जुड़ गए। उसके बाद संजय राणा जी के पास आऊंगी, कपिल मैदान फिर हैं। संजय सरकार जी नेता टीएमसी के हैं, कोलकाता से जुड़ गए। संजय सरकार, ये जो 200 सीटों का आप लोगों ने, आपकी पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी ने ऑफर दिया है राहुल गांधी को, और साथ ही आपने जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयान को भी आपने सुना ही होगा। ममता बनर्जी कह रही है हमारे रास्ते से आप कोलकाता में, बंगाल में हट जाओ, आप हमें सपोर्ट करो, हमारे रास्ते में मत आओ। दूसरी तरफ अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि बताइए हमारी वजह से जीती हैं। जब सिंगूर में अनशन कर रही थी तो हम लोग जाके, सोनिया गांधी थी जिन्होंने इनको सीएम बनवाया है, उसके बाद हमें ही दरकिनार कर दिया, और आज जब कर्नाटक में हमारी बेधड़क जीत हुई है, बहुमत से जीत हुई है, तो डर के मारे कह रही हैं कि हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है, हमारे रास्ते में मत आइए। ये कौन सी राजनीति है? बंगाल में लास्ट मतलब जब कम्युनिस्ट का शासन था तो 34 साल बंगाल में लड़ाई किसने किया था? एक ही थे, ममता बनर्जी, सैनी के अलावा कोई वहां पर लड़ाई नहीं किया, कोई नहीं था, मैदान में नहीं था। कलकत्ता में कुछ थी, दिल्ली में दोस्त थी, यही था सिचुएशन। बाद में हम लोग निकाल के आए हैं, वहां से निकाल के आके अपना पार्टी बनाया है और हम जबरदस्त करेरा झटका हम कम्युनिस्ट को दिया है। आपको मालूम है हिंदुस्तान में 2 ऑर्गेनाइज सेक्टर है। एक सेक्टर जो है आपको मैं बताता हूँ, एक आरएसएस के द्वारा होता है, भारतीय जनता पार्टी में 2 कम्युनिस्ट के। इन लोग को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर था और वहां का हम लोग उसको मतलब जो चैलेंज करके वहां पर हम लोग पावर में आया है। और रह गया बंगाल में अगर अकेला कांग्रेस कभी भी कम्युनिस्ट के साथ में लड़ाई नहीं कर सकती। 56,000 कार्यकर्ता कांग्रेस का, उस जिस समय हम लोग कांग्रेस में थे, कम्युनिस्ट को हत्या किया था वहां पर 56,000 कार्यकर्ता। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप RTI करके ले लीजिए। तो हम जो शहीद हुए हैं हम उसको चेहरा देखेंगे ना, फिर हम कुश्ती करने के लिए कम्युनिस्ट को साथ चला जाएंगे। कांग्रेस वहां पर क्या किया है, फिर दोबारा कम्युनिस्ट के साथ दोस्ती कर लिया। ममता बनर्जी जो डील कर रही हैं, जो डील करना चाहती हैं, जो मीडिया प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि उससे जनता का भला तो नहीं होगा। संजय सरकार जी, इससे जनता का क्या भला होगा बताइए? आप जिस तरीके का गठबंधन चाह रहे हैं विपक्ष के लिए, रत्नाकर जी भी अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, उनको भी पता है कि इससे जनता को कोई भला नहीं होगा। मैं कांग्रेस को संगठन और जीत के बारे में सम्मान नहीं कर सकता। हम सम्मत हो जो कांग्रेस को लेके लड़ाई करना बहुत जरूरी है इस समय में, लेकिन बंगाल में कांग्रेस को सिचुएशन नहीं है अगर अकेला लड़के 2 सीट जीत पाए। मैं आपको हकीकत बात बता दूं, बंगाल में लास्ट जो चुनाव आपको लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, अंदर से कांग्रेस के बारे में ऐसा सोचते हैं और ऊपर से 200 सीटों का लालच दे रहे हैं। मतलब ये कौन सी मजबूरी है संजय सरकार? मजबूरी कौन सी? आपकी पार्टी की मजबूरी क्या, जरा ये बताइए। अंदर आपके जो है, जो आपके दिल में दर्द हो रहा है, उस दर्द को आपने बयां कर दिया कि 2 सीटों पर भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। बताइए, अभी मंच पे आपने बोल दिया। प्रीति जी, आप आज के तारीख में लिख के रख दीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव में हम 35 से 40 से 20 में रहेंगे, नॉट लेस देन 34 और नॉट मोर देन 41। अरे किसे पता, आप अभी समर्थन मांग रहे हैं लोकसभा में पलट गए, आप लोगों का भरोसा करेगा। ठीक है, मैं अकेला लड़के दिखा देंगे और 1:1 फाइट करना बहुत जरूरी है, यहाँ दोस्ती लड़ाई। ठीक है संजय सरकार, आपने बोला। संजय राणा जी,
संजय सरकार जो कह रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पे कितना प्रैक्टिकल है? गुड इवनिंग प्रीति है, गुड इवनिंग फैलो पर। देखिए, मैं संजय सरकार जी का दिल से बड़ा सम्मान करता हूँ और बहुत प्यार भी करता हूँ। ममता बनर्जी ने जो कहा उसमें प्रैक्टिकल में जाइए, कितना प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। पहले अपनी बात तो स्टार्ट कर लूँ। अपने मित्र की तारीफ करना मुझे अच्छा लगता है, बड़े भाई हैं हमारे, और जो भी इन्होंने बोला बिल्कुल सत्य बोला है, इसमें कोई कुरेज नहीं है। बहुत कम प्रवक्ता जो अपोजिशन पार्टी के सच्चाई के साथ रख पाते बातों के। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे, जो आपने प्रश्न पूछा, हमें नहीं समझ में आता है कि क्या देश में परिसीमन हो गया है, क्या सीटें कहीं बढ़ गई हैं क्या? हमारे ख्याल से तो 42 सीटें हैं वेस्ट बंगाल में। अब 200 सीट का पैकेज कहां से है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या विधानसभा हो रहा है या लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है, ये क्लियरिटी नहीं है। ये बताइए, टीएमसी का बंगाल के बाहर क्या औचित्य है? ये 200 सीटें आई कहां से? क्या ममता बनर्जी 42 में से 17 या 18 या 20 सीटें कांग्रेस को देंगी लड़ने के लिए? वो सिर्फ 10-15 सीटों पे लड़ेंगी? नहीं। जब वो बोलती हो कि मैं बंगाल में मेरे खिलाफ मत लड़ो, दूसरी जगह लड़ो, भैया आप बताइए, आप उनके साथ चाहती हैं जाना तो दूसरे अपना कुछ तो उनके लिए कुछ करेंगी ना, वो आप करना भी नहीं चाहती हैं। बस 200 सीट का पैकेज, अरे भाई क्या 200 करोड़ का पैकेज है लाके आपने दे दिया किसी को? साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि जहां जहां विपक्ष में सरकार है, जैसे कि बंगाल में टीएमसी, झारखंड में हेमंत सोरेन, आप वो बिहार की भी बात कर रही हैं, कह रही है बिहार में आप तेजस्वी और उनसे बात कर लीजिए। बंगाल में ममता दीदी कितना सीट कांग्रेस को दे रही है? भूल जाइए कि अखिलेश यादव कितना देंगे, भूल जाइए जेडीयू उनको कितना देगी, बीआरएस कितना देगी, ये बताइए बंगाल में कितना देंगी? ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो उन्होंने क्लियर बोला है कि भैया बंगाल में मेरे से मत लड़ो, बाकी 200 सीट का पैकेज ले लो। अरे भैया क्या 200 करोड़ का पैकेज दे रहे हो? बाढ़ राहत कोष दे रहे हो क्या? कि 200 सीट ले लो? कहां से 200 सीट ले लेंगे? और सीट बांटना कोई बुराई नहीं है, प्री पोल एंड पोस्ट पोल अलग होता है। प्री पोल अलायंस का कोई औचित्य नहीं है, पोस्ट पोल अलायंस का औचित्य बनता है कि बंगाल से 40-10-20 सीट आ गई, सब जगह से मिलाकर आपने सरकार बना ली। लेकिन प्री पोल कैसे होगा? इन पार्टियों का औचित्य इनके राज्य के बाहर कहां है? बिल्कुल औचित्य नहीं है, तो मतलब ही नहीं इसका। कपिल मदान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। कपिल मदान, इस स्टेटमेंट को जो कि ममता बनर्जी ने दिया है, जिस पर खुद कांग्रेस के कई नेताओं ने उस पर आपत्ति जताई है, इसको, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये बात साफ शब्दों में आपके दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि 2024 के अंदर कांग्रेस एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी, और ये जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये बात कर्नाटका इलेक्शन के बाद ये बात सबको साफ हो गई है कि कांग्रेस की सबसे अहम भूमिका रहेगी। और ये सिर्फ कर्नाटका इलेक्शन से ये बात नहीं निकल के आ रही है। एक सवाल मैं आपको, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा मदान जी। आप कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है, ठीक है? आप मुझे, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। ये कैसा रोल प्ले करेंगे जहां पर खुद एक राज्य के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ऑफर दे रही हैं खुल के और कह रही हैं 200 सीटें देंगे, आप आइए हमारे रास्ते से हट जाइए, और जहां जहां बीजेपी नहीं है वहां पर उनके रास्ते से हट जाइए। बताइए, ये कौन सा स्ट्रॉन्ग आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मान लीजिए कल को आप लोग कर भी लेते हो, कांग्रेस पार्टी जाकर ममता बनर्जी के साथ अलायंस कर भी लेती है, तो भी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? क्या प्रैक्टिकली कितना ये धरातल पर आप इसको देख पाएंगे? मदान, देखिए, जब भी कोई कोलिशन बनता है, जब भी दो पॉलिटिकल पार्टीज आके एक प्लेटफॉर्म पे आके किसी एक दूसरी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ती हैं, तो ये उसके अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, और जहां पे हर पार्टी कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करती है एक बड़ी पिक्चर के लिए, एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए, एक बड़ी विचारधारा जिसके लिए दोनों पार्टियां कमिटेड हैं उसको अचीव करने के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमने पहले भी देखा कि सरकारें कोalition के अंदर चुनाव लड़ती हैं और उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होती है लार्जर पिक्चर को ध्यान में देखते हुए। यहाँ पे बैठ के बता देना या कोई चीज अनाउंस कर देना या कोई पोजीशन ले लेना कि नहीं वो उनकी इतनी सीटें होंगी या उनकी इतनी सीटें होंगी, अगर वो सेंटर में उसको सपोर्ट करेंगे तो स्टेट में उनको उस रास्ते से हट जाएंगे, मुझे लगता है कि ये इस तरीके की चर्चा करना मुझे लगता है कि बड़ा प्रीमेच्योर है। अभी मुझे ये लगता है कि वेस्ट बंगाल के चुनाव अभी हुए हैं, कर्नाटका के चुनाव अभी हुए हैं, हम एक विचार ऑपोजिशन में एक विचारधारा को भी संगठित होता हुआ अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि ये डर है
कांग्रेस की जीत के बाद काफी विपक्ष के बहुत सारे लोग हैं जो अब इस डर में हैं कि क्या हमें, जो पहले संशय में थे कि हम क्या अलायंस करेंगे कांग्रेस के साथ, जो अलग धड़ा जिसको हम तीसरा मोर्चा कहते हैं वो लेकर चलना चाहते थे, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद अब सिनेरियो बदल गया। जो कांग्रेस के नेता वो यही कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है विपक्षियों के लिए भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इंडिया के सवाल में तमाम मेहमानों के पास जल्दी से रुक करेंगे। आपको पता है हमारे पास इस डिबेट में, क्योंकि इतना चहेता डिबेट है, हमारा समय बहुत कम होता है, तमाम मेहमानों को बोलना है जल्दी जल्दी से। हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनके पास हम चलते हैं। रत्नाकर जी बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद धनंजय जी के मन में भी बहुत कुछ है, समय कम पड़ जाता। सबसे पहले रत्नाकर जी, प्रैक्टिकल है ये, मान लेंगे आप लोग, बताइए दिल में कुछ और, जमा में कुछ और। अभी अभी संजय सरकार ने बोल दिया, बताइए ऐसे अगर इंडिविजुअल लड़ने जाए कांग्रेस तो बंगाल में 2 सीट से भी कम आएगा, अगर आ भी जाए तो नेता पद छोड़ देंगे संजय सरकार जी। उसके बाद भी बोल रहे 200 सीटें। एक बात तो बिल्कुल दादा तय है समझ कि में आ रही है बातें आपको, सुनाइए दादा। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ठीक है रत्नाकर जी। एक बात तो तय है कि जिस तरह से कर्नाटक में हमने इतनी बड़ी विजयश्री हासिल की है, तो खास तौर से जो है आरजेडी हुआ, जेडीयू हुआ, ममता दीदी हैं, ये सारे लोग विशेष बहुत उत्साहित हैं कि जो है आने वाला समय में 2024 में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 150 के अंदर कहीं सिमटने की जो कवायद होने वाली है, ये निश्चित है। और जिस तरह से हमारे भाई अभी गिरी जी कह रहे थे कि अधीर हुए जा रहे हैं, अधीर तो भारतीय जनता पार्टी अब हो रही है विपक्षी एकता को देख करके, विपक्षी एकजुटता को देख करके। कहाँ रहे हैं आप? नहीं, अधीर तो अधीर रंजन हो रहे हैं, अधीर तो अधीर रंजन हो रहे हैं। अधीर रंजन कह रहे हैं कि भाई डर गई है ममता बनर्जी, और इसीलिए अब क्योंकि कर्नाटक की बम्पर जीत है 4 राज्यों में सीधे सीधे, बिल्कुल देखिए जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक राज्य जो है किला फतेह करते आ रही है, निश्चित रूप में 2024 में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। और रही बात अधीर रंजन चौधरी जी ने, उन्होंने खुशी भी जाहिर की है कि अगर सारे लोग एक साथ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इस फांसीवाद ताकत को सत्ताहीन कर देंगे। हम लोग बताइए साइड वाली बात क्या है कि हम आपको 200 सीटें देंगे, आप बस हमारे रास्ते में मत आओ, ये क्या है? ये नहीं, ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी के बयान को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में मत रखिए। देखिए ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी कह रही है कि हमको छोड़ दे, हमारे लिए मैदान छोड़ दे, उन्होंने इस तरह से कहीं नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर साथ में चुनाव लड़ेगी, अगर कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत होंगे हम उसको साथ देंगे, और हम जहां मजबूत होंगे वो हमारा साथ देंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हम दरकिनार कर देंगे 2024 में। रत्नाकर जी, मुझे तो लगता है कि अधीर रंजन जी की क्लास लगी है पीछे से, क्योंकि अभी गेस्ट भी नहीं आए हैं, हमारे जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे शो में नहीं आए, तो ऐसे में मुझको तो लगता है अधीर रंजन जी की क्लास लगी होगी कि आपने क्या बोल दिया, कल को जाके हम अलायंस भी करेंगे। धनंजय जी एक बात बताइए, क्या कहा है ममता बनर्जी ने? पूरी बातें कर ले दीजिए प्रीति जी, मुझे ये पूरी बातें कर लेंगे जी। देखिए प्रीति जी, आज भारतीय जनता पार्टी के अगर देख लीजिए तो पूर्ण बहुमत की सरकार से 6 राज्य। भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रीति जी लड्डू बटे या लठ बरसे, उसके जवाबदेही भाजपा की। हाँ बिल्कुल, देखिए नहीं बौखलाहट, अभी तो केरला स्टोरी आपका चला नहीं, आपका हिंसा फैलाने वाला चला नहीं, बजरंग बली और बजरंग दल वाला आपका कुछ शगुफा चला नहीं। आज आप अधीर तो होंगे ही ना। आज भारतीय जनता पार्टी जो दम्भ कर रही थी कि हम 350 पार आएंगे, वो दम्भ जो है निकल गया आपका, हवा निकल गई आपकी। अब आपको डर लग गया है, आपको डर लग गया है कि आपकी सत्ता 2024 में जाने वाली है, इसलिए आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम अधीर। मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप गालिबन इस पुलाव को पकाते रहिए। और कांग्रेस की लड़ाई किससे है? तृणमूल कांग्रेस, ग्रासरूट कांग्रेस। एक कांग्रेस का कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस हूं, यानी कि गैर राष्ट्रवादी है ये। और ये 45 कांग्रेस को जिता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये दिख रहा है कि आप जो है कि नैया जो है बेड़ा पार। अब बोले अब बस नैया बेड़ा पार होगी कि नहीं होगी, धनंजय जी बताएंगे। प्रीति जी आप देखिए कितनी बौखलाहट है, कितनी बेचैनी है, कितने अधीर हुए जा रहे हैं।
सिर्फ अधीर ही अधीर नहीं है, कर्नाटक के बाद यहाँ सारे अधीर हुए जा रहे हैं, सबका धीरज खोता जा रहा है। हमारे यहाँ धीर गंभीर व्यक्तित्व है भाई, आप एकजुटता को देखकर आप अधीर हुए जा रहे हैं। अरे भाई आप तो जानते हैं कि साउथ का किला ढह गया, ना केरला में कोई आपकी सीट है, ना तमिलनाडु में कोई सीट है, ना आंध्र प्रदेश में कोई सीट है, साउथ में चले गए, ले दे के उत्तर में बचे हैं। अरे भाई अब 40 सीट है आपके पास, हमारे पास 303 सीट है और आप 40 दल खोज रहे हैं और हम अपने बल से खड़े हैं, अपने बल से खड़े हैं। आप दलों के दल में घूम रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और लठ बरसा रहा हो, कह रहे हैं कि नहीं तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, तुम गैर राष्ट्रवादी हो, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस है। कोई कहता है कि तुम तृणमूल नहीं हो, हम ग्रास रूट नहीं हो, ग्रास रूट के। ये तो आपकी हालत है। इस बद हालत में, इस बदहजमी में, इस पूरी व्यवस्था में दिल के पपोले जग उठे, सीने की आग से और घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आपको बाहरी की जरूरत क्या है? कांग्रेस ही अपने आप को डुबा देंगे, कांग्रेस ही पर्याप्त है। G29 के साथ सदस्यों ने क्या लिखा कि बाबा राहुल माफ करो, बाबा राहुल माफ करो, बाबा राहुल। तो आप मल्लिका को ले आए, मल्लिका के सर पे ताज रखा और मल्लिका अर्जुन क्या कहते हैं भाई? मल्लिकार्जुन क्या कहते हैं कि आला कमान, आला कमान। अरे जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आला कमान को खोज रहा हो, मेरा कमान है लेकिन तीर गायब है, तीर लेकर राहुल बाबा घूम रहे हैं, राहुल बाबा पीटी के साथ खेल रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी में रहने को शर्त है कि राहुल बाबा का पीटी जो बिस्किट खाएगा वो आप खाइएगा, तो आप खिलाइएगा, उसी ढंग से आप व्यवहार भी कर रहे हैं। आपका व्यवहार कोई सुचितापूर्ण व्यवहार तो है नहीं, वो पीटी वाला व्यवहार है। संजय सरकार के पास चलेंगे, टीएमसी के नेता संजय सरकार टीएमसी के नेता के पास चलेंगे। अचानक कर्नाटक की जीत के बाद ममता दीदी का दिल कैसे पसीज गया, रुख बहुत बदला, मिजाज एकदम बदले कांग्रेस के लिए। नहीं देखिए, हम लोग पहले भी कांग्रेस को बोले थे तो जो जहां मजबूत है, मजबूत स्थिति को साथ लड़ाई करने के लिए आज भी 200 सीट का मतलब क्या? कांग्रेस तो 200 सीट में काफी मजबूत है और 200 से कम 180 सीट जीत सकते हैं कांग्रेस। हकीकत में बात बताता हूँ। और रह गया देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, बिना कांग्रेस को आज के तारीख में अलायंस होना बहुत मुश्किल बात है। और रह गया धनंजय गिरी जी के बाद, धनंजय गिरी जी जो बोल रहे हैं कांग्रेस के साथ अलायंस करना बहुत क्या बात है, चुनौतीपूर्ण बात है। कौन सी बात है? नहीं चुनौती बात नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ मजबूत है, मजबूती से यहाँ लड़ेंगे। कांग्रेस यहाँ मजबूत है, कांग्रेस से मजबूती से लड़ेंगे। थोड़ा सा चुनौती का कौन सा बात? चुनौती का बात नहीं है, हम बंगाल में पूरा मजबूत है। कांग्रेस के साथ अलायंस करना क्या है, काबिल है, थोड़ा सा वो है, टफ है। हम 42 सीट जीतने का काबिल है। समझौता करना टफ है कांग्रेस के साथ। समझौता का बात है, हम तो मजबूत है। हम जहाँ मजबूत है हम क्यों बिल्कुल जानबूझ के छोड़ के वो सीट गवाएंगे? हम नहीं गवाएंगे ना। यानी कि कांग्रेस को जो सीटें मिलेगी, रत्नाकर जी सुन रहे हैं कि जो कांग्रेस को सीटें मिलेगी वो अलायंस गवा देगा। यानी कांग्रेस जो है वो नुकसान का पैमाना है। ये जो तृणमूल कांग्रेस जब ममता दी ने बनाई थी, कांग्रेस परेशान कहाँ से? कांग्रेस अपनी अमर बेलों से परेशान है। जो अमर बेल कांग्रेस के पेड़ से लिपटे, उन्होंने कांग्रेस को चूस लिया और चूस करके कांग्रेस को खत्म कर दिया। आज वही बात कर रहे हैं। अरे दादा मेरी बात अच्छा ठीक है, सवाल दादा खत्म कर। अरे रत्नाकर जी आप कब से दादा हो गए? यही दम। अरे वाल्मीकि रत्नाकर जी, दादा आप मुझे बस ये समझा दो कि ये जो 200 सीटों का जो ममता बनर्जी कह रही हैं, मुझे ये आप समझा दीजिए ये क्या समीकरण है, क्या राजनीति है, उनके कहने का मतलब क्या था? चलिए उनके कहने का मतलब आप समझा दीजिए। देखिए मैं कहने का मतलब जो है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्ट्रांग है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है, गुजरात में कुछ पार्ट ऑफ द साइड में है, महाराष्ट्र में है, जहां ये कांग्रेस से मतलब जहां अकेले लड़ सकते हैं, अकेला के बल पे 200 सीट में कांग्रेस काबिल है। उसके हिसाब से हमने ये आपको जो फॉर्मूला 1:1 फॉर्मूला बताया, इसको आपको मानने पड़ेंगे। उस फॉर्मूला के हिसाब से हम बोलो वहां दूसरे तरीके लड़ाई करने की जरूरत है। वो कांग्रेस अकेला लड़ाई करे, जहां हम मजबूत है, जहां अखिलेश मजबूत है, जहां आरजेडी मजबूत है, जहां तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मजबूत है, जगनमोहन रेड्डी जहां मजबूत है, हम उस हिसाब से उस थ्योरी से हम उसको बताया, वो सिनेरियो से हमने बताया, उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेशन करके बोला। मेरा कैलकुलेशन कुछ दो होता है, राजनीति हॉट बेंगोल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो, ऐसे ही होता है। हम जो आज बोल रहे हैं कल समझ में आता है सबको, ये बड़े बात है। धनंजय गिरी जी जो बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को आला कमांड के बात होता है,
सबसे बड़े बात हम बधाई देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी वो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मामूली कार्यकर्ता समझता है, दूसरे आदमी को बड़ेपन दिखाता है। ये कांग्रेस पार्टी ने एक शिष्टाचार सिर्फ दिखाया है, वो शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी को अंदर नहीं है, सब राजा है। मतलब अगर बीजेपी करे तो आप लोग रंग बोल दीजिएगा, संगीन आरोप लगाए करे तो जो रंग कांग्रेस बोल अलग दीजिएगा। अरे दादा रसगुल्ला और जो आरोप खा लगाए नहीं दादा, अरे यदि बीजेपी करे तो बोलिएगा कि जेपी नड्डा कुछ करते नहीं, अमित शाह और मोदी करते हैं, संघ करता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ना करे तो फिर अलग कमान की। अरे सर रहने किसी दीजिए। भी पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता हो, पब्लिकली कहता हो, 30 सेकंड दे देते हैं। 30 सेकंड में खत्म कर देंगे। अब हाँ, ठीक है, बोलिए। अमित शाह और मोदी जी जा रहे थे बीच में, ये आपको जेपी नड्डा जी जा रहे थे, जेपी नड्डा थोड़ा आगे होगी तो अमित शाह हाथ खींच के बाहर कर दिए उसको। आपके पास वीडियो है, अमित शाह जी को टैग कर दीजिए। मेरे पास है, अमित शाह जी को टैग कर दीजिए। कौन है? आप तीसरे छठ पर अमित शाह को टैग कर आप क्यों दीजिए। अंदर आ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी चलिए का सिस्टम। ठीक है, संजय राणा जी। प्रीति, जब जितना भी बार मैं संजय सरकार जी को सुनता हूं और उनको जानता हूं, उतनी उत्सुकता मेरी बढ़ती जाती है। एक गजब के व्यक्ति है, गजब के वक्ता हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, 200 सीट पे कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग है, ये 70-80 जीत जाएगी। तो ये जानते हैं हकीकत। एकदम सही बोला आपने दादा, आपने सच बोला। 70-80 बोला ना बिल्कुल सही बोला आपने। 70-80 90 कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ। ये बोले कि देखो ऐसा है, तुम कलकत्ता बंगाल मत आना, बिहार मत जाना, तमिलनाडु मत जाना, तुम आंध्रा मत जाना, तेलंगाना मत जाना, झारखंड बिहार नहीं, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल में ही रहना और कहीं मत जाना, बाकी हम लोग देख लेंगे तुमको। ये तो इनका प्यार है कांग्रेस की पार्टी के प्रति। अब बात हो रही थी मल्लिका जी की। देखो मल्लिका जी किससे चलते हैं? रिमोट से। मल्लिका हमेशा रिमोट से ही दबाई जाती है, रिमोट से। आप बता दीजिए कि बीजेपी कौन से गणित से भाई रत्नाकर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि उनके बिहाफ पे बोलूं, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तकरीबन 60 से 65% लोग बैकवर्ड समाज से आते हैं, जहां तक मेरी गणित कहती है। अब आपको हर जगह कूदना है, मल्लिका जी की तरह आपको भी रिमोट से चलना, तो बात अलग है, चलते रहिए। अब ये बताइए, आप मुझे अपने टर्म पे बोलिए रत्नाकर जी, प्लीज अपने टर्म पे। कांग्रेस सुनने की बीमारी। देखिए हमें रत्नाकर जी, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अच्छा बोल लेने दीजिए, अच्छा थोड़ा बोल लेने दीजिए, पहले बोल लेने दीजिए। रत्नाकर जी प्लीज पहले बोल लेने दीजिए। 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, देखिए दक्षिण में आप जिसको खत्म कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कभी थी ही नहीं भैया। 2008 उठा लो, 2013 उठा लो, 18 उठा लो, इनके वोट शेयर देख लीजिए, 8 से कम है, लेकिन इन्होंने सरकार बनाई। आपके साथ समस्या ये है, आपको आंकड़े देता हूं, ऐसा ही हादसा 2013 में हुआ था, 2014 में वोट परसेंटेज देख लीजिए कर्नाटक में क्या है। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, 2018 में क्या हुआ था भैया, मोदी जी को लोकसभा में 51.38% कर्नाटका मिला था, 42% आपका हिमाचल में वोट मिला था, लेकिन लोकसभा में मोदी जी को 69% वोट मिला था। अब मैं आता हूं आपके छत्तीसगढ़ पे, छत्तीसगढ़ में 50.39% मिला था लोकसभा में मोदी जी को, आपको कितना मिला था? 31%। भैया ऐसा है, देखो ऐसा है कि चुनाव जीत लेने से समीकरण नहीं बदल जाता। ये 38 ईयर से ऐसे ही हो रहा है, कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार। और आपने वहां पे जिस तरह से साजिश करके एसडीपीआई के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, उसका जीता जागता उदाहरण सिद्धारमैया है। मैंने कल ही ट्वीट करके बता दिया था, चाहे डी शिव कुमार उल्टा खड़े हो जाए फिर भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि सिद्धारमैया के पीछे एसडीपीआई और लॉबी काम कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी चाह भी नहीं कर सकते। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और बनेंगे, देखिए बन रहे हैं। अरे आप लोग दूसरों गाली देते थे, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, लेकिन किसी भी यादव ने उनको 70% से ज्यादा वोट किया। इस बार मुसलमानों ने 90% कर्नाटक में कांग्रेस को वोट दिया है। इसलिए दर्शाता कि आपकी पैठ एसडीपीआई के साथ कैसी है, आप किस तरह से। धनंजय गिरी, ठीक है धनंजय गिरी, एक सेकंड। धनंजय गिरी, आप लोगों की बात हो गई है। धनंजय गिरी,
2024 की नैया कैसे रत्नाकर पार जी को करेंगे? बीमारी है, धनंजय उसका भाई इलाज बता दीजिए। ठीक है। कराइए। प्लीज स्पीक एट ठीक है, धनंजय अब भाई, आप बता बोलने दीजिए। दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। अब सवाल हाँ, पूछ रहे हैं हाँ। ना, पानी पी आप लिए, थोड़ा सर। पेशेंस रखिए और सुनिए। नहीं आपको मंत्री पद धनंजय मिलेगा जी, तो महाराष्ट्र में धनंजय सरकार जी, में धनंजय जी, और धनंजय जी, यही सब आंकड़ों के साथ और रत्नाकर जी आप ही सवाल पूछ पहले भी लीजिए। कर्नाटक चलिए में आज पानी से पिला आज रहे से थे। आज से आप ही हमने सवाल पूछ कर्नाटक लीजिए। में पानी पिला दिया ना, आपने कर्नाटक में नहीं पानी पिलाया दिया है। ना। वहाँ वैसे की ही जनता ने 2024 में भी हम निर्णय पानी लिया है कि पिलाएंगे। इसको सत्ता देनी है नहीं आपको देनी पानी है। पिलाएंगे, आप होते देवेंद्र कौन गिरी है को किसी पानी के बारे में बात पिलाएंगे। करने वाले? हम आपको इतना घमंड और है अच्छा नहीं है। रत्नाकर जी, जनता किसी को रत्नाकर सीट पे बैठा जी, दिया है, रत्नाकर जी, जमीन पे रत्नाकर उतार जी, दिया है। रत्नाकर जी, भारतीय जनता पार्टी अरे को रुक हराना जाइए, चाहता है, सवाल तो पूछने दीजिए। पानी रत्नाकर जी, पिलाएंगे आप और तो आपको एंकर के पानी रोल में आ गए, पिलाएंगे। अब रुक जाइए। खुशी है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बात है, लेकिन दूसरे को बोलने दीजिए। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, ये तो अब विपक्ष अपनी जो 2024 के लिए तैयारी है उसमें एकजुट नजर आ रही है। अब जैसा कि ये कह रहे रत्नाकर जी कि अब जो बीजेपी है वो अपनी नैया बचाने के लिए तैयार हो जाए। कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में है, या फिर सचमुच जो कांग्रेस देख पा रही कि आने वाले समय में 2024 में बड़ा परिवर्तन होगा? धनंजय गिरी, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बीच में प्लीज मत बोलिएगा, बोलने दीजिए प्रीति जी उनको। देखिए, लड़ाई अभी भाजपा के साथ सामने आई ही नहीं है। लड़ाई तो अभी विपक्ष में ही है, तनातनी तो वहीं छड़ी हुई है। जितने राज्यों के सरकार ने दादा ने नाम लिए, उन राज्यों में अब जोड़ लीजिए तो 200 सीटें भी नहीं आती हैं। जिन राज्यों में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा कि यहाँ 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 कांग्रेस न लड़े, तो बाकी बचे राज्यों पूर्वोत्तर में सिर्फ 25 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, राजस्थान में जितनी सीटें हैं सारा मिला दीजिए, राजस्थान में 16 सीटें हैं, ऐसे सब मिला दीजिए तो 200 सीटें भी नहीं आती हैं। यानी कि अभी तो लड़ाई आपस में ही बनी है, जूतम पैजार बीच में विसंगतियों और विद्रोहताओं के बीच में बिखरा हुआ विपक्ष, और बात करते हैं किससे, लड़ाई किससे लेना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी एक कर्नाटका में जीत गई है, हमारा वोट परसेंट 36 था, 36 ही है, हम जहां थे वहीं खड़े हैं, फिर भी कांग्रेस सभा जीती है और उसका स्वागत है, उनका धन्यवाद, उनको बधाई है। और हमारे कितना हो गया? चले कपिल मदान जुड़ गए, कपिल मदान जुड़ गए। अब आप लोगों ने बोल लिया, पॉलिटिकल एनालिस्ट है कपिल मदान। 2024 के लिए जिस तरीके से तैयारी देखने को मिल रही है उसमें भी दो फाड़ है। अब अलायंस की बात, जैसे कि मैंने अभी सवाल भी किया था कि तीसरे मोर्चे की तैयारी में तमाम पार्टियां लगी हुई थी, लेकिन ऐसे में कांग्रेस को, जिस तरीके से कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, अब तमाम पार्टियां कह रही हैं कि हम कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए इफ एंड बट है, उसके लिए कंडीशन है। देखिए प्रीति जी, एक चीज तो साफ है कि मुझे लगता है कि कर्नाटका की हार के बाद, जहां तक हम ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें बात बीजेपी की भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी के कैंपेन का मोर्चा खुद प्रधानमंत्री जी ने संभाला हुआ था। 20 से ज्यादा वहां रैलियां करी, 6 से ज्यादा वहां खुद 2024 लोकसभा प्लीज। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि एक जो बीजेपी अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रही थी कि उनका कोई चैलेंजर नहीं है या उनको हराया नहीं जा सकता, तो ये चीज एक दिख के आ गई कि ज्यादा मुश्किलें बीजेपी में भी हैं। बीजेपी के लिए चुनाव ये इतना आसान नहीं है, और क्योंकि ये कर्नाटका के अंदर ये हमने एग्जाम्पल उदाहरण देखा, पार्टियां लाइक माइंडेड पार्टियां एक कॉमन विचारधारा के साथ में आएंगी, जिसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस उसमें एक बहुत अहम और बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। और कोई भी जो भी बीजेपी को 2024 में फाइट देगा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का उसके अंदर मुख्य रोल होगा। ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आप जनता के प्रोस्पेक्ट से समझिए। हमेशा से ऐसा होता आया है, क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए नहीं, होने वाले। तमाम पार्टियों के जो उनका माइंडसेट है, जो चाह रहे हैं, वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अब ऐसे में मान लीजिए 2024 में इसी इफ एंड बट कंडीशन के साथ चलिए कांग्रेस जीत जाती है, उसके बाद क्या हम फिर से उसी जोन में पहुंच जाएंगे, ठीक 2014 के पहले वाले जोन में, जहां पर एक डिसीजन लेने के लिए आपको तमाम पार्टियों से पहले राय मशवरा करना पड़ता था, आपको एक पार्टी मान गई फिर दूसरी पार्टी नाराज, उसको बनाना पड़ता था, एक बड़ा डिसीजन जो कि आपको अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए लेना है। ऐसे में आप कैसे पूरे देश के लिए इतने इफ एंड बट में एक सही सरकार को लोकसभा में 2024 के लिए स्थापित करेंगे? देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर किसी सरकार को कोई देश हित के अंदर कोई कार्य करना है, कोई उसके अंदर कोई मुद्दा
कोई इंपॉर्टेंट लॉ पास करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसमें क्योंकि ऑपोजिशन के अंदर काफी सारी वो ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसा एग्जाम्पल्स क्यों लग रहा है? हमारे पास एग्जाम्पल है कपिल, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं 14 के पहले के एग्जाम्पल्स हैं। ये मेरा पर्सनल नहीं है, मैं कह रही हूँ आप 2014 के पहले कई ऐसे डिसीजन है, कई ऐसे फैसले हैं जिसमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली है। बताइए कपिल। देखिए मैं प्रीति जी फिर से एक बात ये एक लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र में हर एक इंडिविजुअल को आजादी है अपनी अभिव्यक्ति की, वो क्या सोच रखता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और पॉलिटिकल पार्टीज का भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मुद्दों पे हो सकता है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अभी बीजेपी में भी देखें तो आप बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी रोज सरकार से सवाल पूछते हैं और कटकड़े में खड़ा करके रखते हैं हर पॉइंट पे, और चाहे वो चाइना का मुकदमा हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस हो, तो आप ये चीज हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, रत्नाकर जी के पास हम चलेंगे। सेम सवाल का जवाब रत्नाकर जी से। इतने एफएम में चलिए अलायंस में जाती है, चलिए थर्ड मोर्चा पूरा का पूरा समर्थन कांग्रेस को दे देता है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि अलायंस होने के पहले ही इतने इफ एंड बट और शर्तें हैं, जीत जाती है अगर 2024 में, उसके बाद क्या फिर से हम वही सरकार का चेहरा देखेंगे जो 14 के पहले देखा करते थे? रत्नाकर जी देखिए प्रीति जी, जिस प्रकार देखा आपने कि विपक्ष किस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जेपीसी की जांच कराने के लिए एकजुट हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुआ, प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा था बराबर की जेपीसी की जो है ईडी और जांच कराई सीबीआई जाए। उनके घर तक ना पहुंचे, उस पे एकजुट हुए थे, इसलिए मार्च निकाला था उन्होंने। आपको याद होगा कोर्ट चले गए थे कि भ्रष्टाचार तो करें, लेकिन आप जांच ना करें। जी ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार करोगे तो भुगतोगे। देश की सारी विपक्षी पार्टियां से बड़े बेआबरू होकर निकले थे और वहां पर कितने दल, आज भी जहां पे देश हित का मुद्दा रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेआबरू की भलाई का और मुद्दा कांग्रेस पार्टी क्यों न करे? भाई इनके जो सोनिया जी हैं, राहुल बाबा है, ये सब बेल पे है, जेल गेट पर खड़े हैं, बेल पर हैं। और आजादी की लड़ाई का श्रेय इन्हें क्रय भी इन्होंने खा दिया। नेशनल हेराल्ड का केस तो कोई भाजपा ने किया नहीं है, वो तो आजादी की लड़ाई में जो लोग शांति भूषण जी ने केस किया है उन तमाम लोगों ने किया है, और उस केस में बेल पर चल रहे हैं। सोनिया जी चल रही है, राहुल बाबा चल रहे हैं। जिस पार्टी के आला कमान, सो कॉल्ड आला कमान अगर जेल के गेट पर खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि भाई हमें जांच से बचा लो, भाई इन लोगों ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया। आप लोग जो सवाल है ना उसका क्रक्स उसका नहीं उसका जवाब ही नहीं मिल पाता। आप लोग बात ही तक घुमा रहे हैं, जिस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। संजय राणा, आप जो मैं पूछ रही हूँ सवाल, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, उसका जवाब क्या होना चाहिए बताइए। 2024 के चुनाव में मान लीजिए अलायंस के तौर पर एक बड़ी पार्टी निकल कर आती है, कांग्रेस ही आती है लेकिन बड़े अलायंस के साथ आती है, तो क्या फिर कांग्रेस उस सिचुएशन में होगी कि देश के हित में कोई बड़ा डिसीजन ले पाए? देखिए प्रीति, इसमें मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि दो ही राष्ट्रीय पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो देखिए उनके कितने राज्यों में उनकी सरकार है वो नहीं है, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको प्राप्त है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर कहीं ना कहीं 140 से 145 सीट लाती है, तब ये उस पावर में होंगे, बार्गेनिंग पावर में होंगे कि सरकार बना सके या ना बना सके। अगर कहीं ना कहीं 50-60 सीट जो आज इनको मिली है से 10-15 सीटें आगे पीछे होती है तो इनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। देखिए बार्गेनिंग पावर तब होती है जब आपके पास बाहुबल होता है, यानी बाहुबल का मतलब नंबर ऑफ पीपल, मैंडेट, तो नंबर ऑफ एमपीज होंगे तभी हो सकता है। अब ये बताइए, मैं सब लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, मैं माना, लेकिन प्री पोल अलायंस से इस विपक्ष की एकता का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोटिंग आई नहीं, वोटर है नहीं आपके। पोस्ट पोल जो होता है उसमें हो सकता है ममता जी कुछ सीट लिया है, केसीआर कुछ लिया है, जेडीयू वाले कुछ लिया है, तो आप अलायंस बना सकते हो, वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन प्री पोल पे जो हल्ला मच रहा है प्रीति, इस तो सरासर एक तरह से मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर आप प्री पोल कर रहे हो तो प्री पोल में चेहरा भी बता दो, कौन चेहरा होगा प्रधानमंत्री का मोदी जी के सामने जो आपका चुनाव लड़ेगा, तब आप बोलोगे नहीं नहीं हमारे नेता डिसाइड करेंगे। तो या तो आप ये डिसाइड कर लो कि एक करो। देखो रत्नाकर जी, देखो रत्नाकर भाई आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे वक्ता हैं, अपने समय पे बोलिए, मैसेज बराबर जाता है, आपको ही फायदा है, और ट्वीट में आप भी डाल सकते हो। तो ये फाइनल कमेंट की तरफ हमें जाना होगा, शुरुआत हम करते हैं धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए प्रीति जी, ये तो अभी जूता पैजार इनके यहाँ
मची हुई है विपक्षियों और विरोधियों में, जो शॉर्ट विरोधाभास रखिएगा, है, सबको इस बोलने का मौका विरोधाभास दीजिएगा। का एहसास इस देश को पूरी तरह से हर व्यक्ति जानता है कि ये भानुमति का कुनबा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो भानुमति का कुनबा जुड़ ही नहीं सकता है। वही सब कह रहे हैं कि भाई आप लड़िए लेकिन हमारा क्षेत्र छोड़ दीजिए, आप लड़िए हमारा क्षेत्र छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी की स्थिति रीजनल पार्टी से भी बुरी है। ठीक है संजय राणा जी, फाइनल देखिए कमेंट। प्रीति, आपने देखा होगा 1989 में क्या हुआ था, 90 में क्या हुआ था, 96 में क्या हुआ था, 98 में क्या हुआ था। तो देश की जनता जानती है कि देश की हालत क्या हो गई थी जब इस तरह के कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। तो वो कोई भी निर्णय देगी, कोई भी जजमेंट देगी, वो एक तरफा देगी, चाहे वो किसी के पक्ष में जाए। ठीक है कपिल मैदान, फाइनल कमेंट। ठीक है रत्नाकर जी, फाइनल कमेंट। प्रीति जी देखिए, निश्चित रूप से 2024 का चुनाव जो है बड़ी मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं और लाइक माइंडेड पार्टियां जो है हमारे साथ अगर आती हैं तो हम और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और भारतीय जनता, हमारा परम उद्देश्य जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है इस सत्ता से हटाना और इनकी जो कुनीतियों की वजह से आम जनता जो महंगाई बेरोजगारी का शिकार हो रही है उनसे निजात दिलाने के लिए हम भारतीय। ठीक है संजय सरकार, फाइनल कमेंट। देखिए अभी संजय राणा जी बोल रहा था ना, नहीं, फाइनल कमेंट। जो फाइनल कमेंट से ये आम जनता वर्सेस मोदी, हाँ यही है, आम जनता ही फेस है। वर्सेस मोदी, आम बस जनता यही वर्सेस इतना ही मोदी। होना। कपिल मैदान, फाइनल कमेंट। देखिए मैं अभी मेरे भाई ने यहाँ बोला कि आम जनता वर्सेस मोदी, मैं बोलूंगा आम मुद्दे वर्सेस मोदी, क्योंकि मोदी जी ने भी कर्नाटका चुनाव में मुद्दों के बारे में बात कम करी और अपने खुद के बारे में ज्यादा बात करी। उन्होंने अपनी इमेज को ज्यादा पोर्ट्रे करा और ये ज्यादा दिखाने की कोशिश। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा कैसे 2024 की जो लड़ाई है वो अभी से शुरू हो गई है। भले ही इसकी शुरुआत बंगाल से हुई है। पश्चिम बंगाल की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है 200 सीटों का ऑफर दिया है राहुल गांधी को। और साथ ही ये नारा कोरबो लड़बो जीतवो रे का बहुत फेमस है बंगाल में। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस नारे के साथ क्या कांग्रेस पार्टी आगे जाती है। पल पल अलायंस के ऊपर नजर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर नजर है। ऐसे में 2024 के लिए बड़ा गठबंधन क्या तैयार होने वाला है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो।